जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को और आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट लाने वाले हैं और ये जो प्रैक्टिस सेट है ये ड्रीम डोज का प्रैक्टिस सेट है और प्रैक्टिस सेट नंबर 2 होने वाला है। एक प्रैक्टिस सेट हम करा चुके हैं जो कि बहुत ही मज़ेदार प्रैक्टिस सेट था और पूर्णतः बात किया जाए तो ये जो प्रैक्टिस सेट है ये बिहार दरोगा जो भर्ती है उसी पर आधारित है। तो देखिए आप लोग प्रैक्टिस सेट दे रहे हैं तो हम एक अनुमानित कटअप बताते हैं कि अगर इसके अंतर्गत आ रहा है तो आप लोग ठीक ठाक माने जा रहे हैं। ठीक है, तो 68 से 70 हम बॉयज़ को बताते हैं और यहीं गर्ल्स की बात किया जाए तो गर्ल्स का हो जाएगा 60 से 65। आप लोग ध्यान दीजिएगा इस बात पर। और चलिए पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया स्थितिज ऊर्जा संग्रहित रहती है कि कौन सी क्रिया में ये बताना है। तो देखिए ऑप्शन ए है कि तीर को धनुष की डोरी पर रखकर खींचने में संचित ऊर्जा मतलब स्थितिज ऊर्जा ही रहती है इसमें, तो बिल्कुल ये तो सही है। 2 है कि किसी खिलौने वाली कार में चाबी भरने पर उसकी कमानी में संचित ऊर्जा, बिल्कुल ये भी इसमें स्थितिज ऊर्जा ही रहता है। तीसरा है कि स्प्रिंग को खींचने पर इनमें उपार्जित ऊर्जा, इसमें भी स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा। अगला है कि बहती हुई हवा, देखिए जैसी है बहती हुई हवा तो यानी कि इसमें तो स्थितिज गायब हो गया, तो यानी कि 1 2 3 ही सही था, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 है कि सर्वाधिक बार केंद्रीय बजट प्रस्तुत करने का रिकॉर्ड किसने किए थे। ठीक है, मतलब किसने सबसे ज़्यादा बजट पेश किया था ये बताना है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा मोरारजी देसाई। ठीक है, मोरारजी देसाई ने सबसे ज़्यादा बजट पेश किए हैं। ठीक है, देखिए 3 नंबर है कि वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोजेक्ट रिपोर्ट 2024 की संस्था के द्वारा प्रस्तुत किया गया है, तो इसका राइट आंसर देखा जाए तो ऑप्शन बी हो जाएगा, UNDESA के द्वारा, ऑप्शन बी। ठीक है, प्रश्न नंबर हम 4 नंबर पर आ गए। देखिए डीपीटी वैक्सीन बताना है कि किसके लिए लगता है डीपीटी, तो डिप्थेरिया, काली खांसी और टिटनेस, ऑप्शन ए हो जाएगा, डिप्थेरिया, काली खांसी और टिटनेस। चलिए प्रश्न नंबर हम 5 देखते हैं, इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है कि भारत सरकार के नए विदेशी सचिव कौन है, तो ऑप्शन देखा जाए कि नए विदेश सचिव कौन ये पूछा गया, तो विक्रम मिश्री, ऑप्शन ए विक्रम मिश्री। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं कि बिना निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व आमतौर पर पशु खाद्य में पाया जाता है और इसका उपयोग प्राकृतिक उर्वरक के रूप में किया जाता है, तो ये कौन सा है तो इसका देखिए ऑप्शन, इसका राइट आंसर देखा जाए तो ऑप्शन ए हो जाएगा नाइट्रोजन, ऑप्शन ए हो जाएगा नाइट्रोजन। ठीक है दोस्तों, अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। ठीक है, प्रश्न नंबर 7 है कि स्टेट बैंक ऑफ मतलब भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पूछ रहा है कि इसका नया चेयरमैन कौन है स्टेट बैंक का। ठीक है, देखिए स्टेट बैंक का नए चेयरमैन कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए CS शेट्टी। 8 नंबर प्रश्न है कि यूरोपीय परिषद के नए अध्यक्ष कौन है, यूरोपीय परिषद के नए अध्यक्ष कौन है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा एंटोनियो कोस्टा, ऑप्शन बी एंटोनियो कोस्टा। प्रश्न नंबर 9 है कि हाल ही में किस भारतीय निशानेबाजी की ओलंपिक समिति का सर्वोच्च सम्मान और ओलंपिक ऑर्डर प्रदान किया गया है, किसे ये प्रदान किया, तो ऑप्शन ये हो जाएगा मनु भाकर को ये प्रदान किया गया है। ठीक है, अब 10 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसमें खुली परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। ठीक है, तो किसमें खुली परिसंचरण तंत्र पाया जाता है ये बताना है। तो देखिए आर्थ्रोपोडा हो गया, एनिलिडा हो गया और रज्जु प्राणी, तो ये सब में हो जाएगा ऑप्शन इसका डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर है कि मृदुतक के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, मृदुतक के संदर्भ में बताना है कि कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो देखिए चलिए स्टैंडर्ड वाला क्वेश्चन है। देखिए यह भोजन एवं जल का संचयन करता है, तो बिल्कुल सही है। अगला है कि यह जीवित एवं सरलतम उत्तक है जो विभाज्योतक में विभेदीकरण का परिणाम है, बिल्कुल सही बात है, तो दोनों तो अभी तक सही है। तीसरा देखते हैं कि यह जलीय पादपों के एरेनकाइमा कहलाता है, एरेनकाइमा बिल्कुल कहलाता है क्योंकि इन पादपों में वायु का प्रवाह में सहायता होता है, तो तीनों सही ऑप्शन, इसका बात किया जाए तो 1 2 3 सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1 2 3। ठीक है, 12 नंबर प्रश्न देखते हैं कि ड्रोन इंटरनेशनल एक्सपो का आयोजन कहाँ हुआ। ठीक है, तो ड्रोन इंटरनेशनल एक्सपो का जो आयोजन हुआ ऑप्शन बी नई दिल्ली में हुआ।
13 नंबर प्रश्न है कि बांग्लादेश की सीमा किन भारतीय राज्यों से नहीं छूटी है। ठीक है, किस राज्य से नहीं टच करती, इसी में से बताना है। तो देखिए नागालैंड से टच नहीं करता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर है कथन और निष्कर्ष है। देखिए कथन ए है कि सभी जीवित जीव में अनुवांशिक पदार्थ के रूप में केवल डीएनए पाया जाता है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अगला क्या कि यह अम्लीय प्रवृत्ति की होती है। ठीक है, ये होती है एवं कोशिका में केंद्रक माइक्रोकॉन्ड्रिया एवं लवण में पाया जाता है। तो ये भी सही है, लेकिन ठीक है ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर जो है वो ए का सही स्पष्टीकरण नहीं करता है। तो ऑप्शन बी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब 15 नंबर प्रश्न देखते हैं। ठीक है, 15 नंबर प्रश्न है कि नामेडिक एलिफेंटा नामक सैन्य अभ्यास किन देशों के बीच में आयोजित हुआ था। नामेडिक एलिफेंटा सैन्य अभ्यास है, ये बताना है कि किन देशों के बीच में होता है। तो देखिए भारत और मंगोलिया, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है कि किस भारतीय महिला को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सदस्य निर्वाचित किया गया, किस भारतीय महिला को। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, नीता अंबानी को ये चुना गया है। ठीक है, अब देखिए सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो देखिए अवशेषी अंग बताना है, अवशेषी अंग। ठीक है, तो अवशेषी अंग कौन हो जाएगा, देखिए अवशेषी अंग हो जाएगा मानव की निमेशिक झिल्ली और पूंछ, ये हो जाएगा। तो यानी कि ए का हो गया 2, तो इस हिसाब से ऑप्शन ए मिल गया, ऑप्शन ए ही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। नहीं, एक मिनट, ए का 2 सी में भी है। देखिए ए का 2 सी में भी है, तो यानी कि बी या डी तो कट गया, यानी कि ए या सी होगा। अब देखिए बी के यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, सी के हो गया इधर 3 इधर 1। चलिए मिलाते हैं सी में क्या है। देखिए सी में क्या है कि समजात अंग, तो समजात अंग इसमें देखा जाए तो ए ही हो जाएगा, सील के फिलपर और चमगादड़ के पंख, यानी कि 3 का तो 1 हो गया। तो इस हिसाब से ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप लोग मिला लीजिएगा आसानी पूर्वक, कोई ज़्यादा भार नहीं है। प्रश्न नंबर 18 बहुत ईजी है कि बिहार के किस जिले की सीमा पटना जिले की सीमा से नहीं छूती है। तो देखिए ये मधुबनी हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मधुबनी। ठीक है, प्रश्न नंबर 19 है कि बिहार में जयप्रकाश नारायण सेतु यानी कि जेपी सेतु किस नदी पर बनाया गया पुल है। तो ऑप्शन सी ही हो जाएगा, गंगा। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 20 है, सब इजी प्रश्न है, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है, अगर पढ़े हैं तो सबको आसानी से आप 70 नंबर इसमें ला सकते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 20 है कि बिहार राज्य की साक्षरता 2011 के अनुसार कितनी है। तो देखिए बिहार राज्य की साक्षरता जो पूछेगा तब याद रखिएगा 61.8%। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। महिला के बारे में पूछता तो याद रखिएगा 51.5% महिला है और 71% करीब में पुरुष हो जाएगा। बिहार में सिर्फ बता रहे हैं। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अब प्रश्न नंबर 21 है कि पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी। याद रखिए, आप लोग सब लोग 1916 मार रहे होंगे, जो कि सब गलत है। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना 1917 में हुआ था। पटना हाईकोर्ट पूछता, याद रखिएगा, पटना हाईकोर्ट पूछता तब 1916। हाँ देखिए 1916 में एक और क्या हुआ था, 1916 में याद रखिएगा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का स्थापना भी 1916 में मदन मोहन मालवीय के द्वारा में हुआ था। अच्छा देखिए पटना विश्वविद्यालय के 1917 में हुआ था। 1917 में और क्या हुआ था, चंपारण सत्याग्रह भी 1917 में हुआ था, चंपारण सत्याग्रह। अच्छा देखिए 1916 में और क्या हुआ था, 1916 में हुआ था एनी बेसेंट ने क्या किए थे, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल आंदोलन, दोनों ने होम रूल आंदोलन कब से थे, 1916 में ही। ठीक है, अब देखिए 1925 है ऑप्शन में, क्या 1925 में कांग्रेस का अधिवेशन कौन किए थे, सरोजिनी नायडू ने किए थे, जो कि भारत की पहली महिला अध्यक्ष हो जाएगी। ठीक है, कांग्रेस की। तो आप लोग इतना कम से कम तो याद जरूर रखिए। अब और भी डिटेल बता सकते हैं पर वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। प्रश्न नंबर 22 है जो कि इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि
प्रश्न नंबर 22 है कि निम्न में से कौन सी पुस्तक जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा नहीं लिखी गई है। तो देखिए लिखी गई है, सॉरी कौन सी है जो लिखी गई है। तो देखिए इसका राइट आंसर बताइए आप लोग। तो इसका राइट आंसर देखा जाए तो ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, इनमें से सभी हो जाएगा ऑप्शन डी, याद रखिएगा ऑप्शन डी। चलिए प्रश्न नंबर 23 है कि सदाकत आश्रम की स्थापना कब हुआ था। ठीक है, कब की गई थी सदाकत आश्रम। सबसे पहले जाने कि सदाकत आश्रम कहाँ है। तो सदाकत आश्रम हो जाएगा पटना में। ठीक है, सदाकत आश्रम कहाँ है, पटना में। और इसका स्थापना कब हुई थी पूछेगा तो 1921 में। 1921 में 1931 में क्या हुआ था, कराची अधिवेशन हुआ था। इसमें पूर्ण स्वराज बोल रहे हैं, मौलिक अधिकार की पहली बार मांग की गई थी, ये भी याद रखिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 24 है कि अल्फा कैरोटीन एक प्रोटीन है जो कि कहाँ पाया जाता है, कहाँ उपस्थित होती है। त्वचा में उपस्थित होता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, अब 25 नंबर प्रश्न है कि अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई थी। तो देखिए अमीर खुसरो हो जाएगा, इन्हें तोते हिंद वो बोला जाता है, तो उपाधि बोला जाता है इनका। तो इन्होंने खड़ी बोली का अग्रणी भूमिका नहीं, इसका विकास किया था, खड़ी बोली। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर है कि शिक्षा में सुधार हेतु, ठीक है, शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैंडलर आयोग का कब नियुक्ति किया था। ठीक है, तो सैंडलर आयोग का नियुक्ति कब किया था ये बताना है। तो देखिए 1917 में हो जाएगा, ऑप्शन बी। प्रश्न है 27 की मुगल काल की राजकीय भाषा क्या है। तो मुगल काल की राजकीय भाषा बात करेगा या दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा जो भी हुए, तो इन दोनों का ऑप्शन बी हो जाएगा, क्या, फारसी। अब देखिए लैमार्क वाद के संबंध में कौन सा कथन असत्य है ये बताना है, लैमार्क वाद के संबंध में। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं जो प्रश्न है ये स्टेटमेंट बेस है या नॉर्मल है। ठीक है, तो स्टेटमेंट बेस है ये प्रश्न। चलिए स्टेटमेंट ही है, ठीक है। अब देखिए प्रश्न है कि इस स्टेटमेंट नंबर 1 है कि इसकी दो अवधारणा है, अंगों का उपयोग एवं अनुपयोग तथा उपार्जित लक्षणों का वंशागत, जो कि ये स्टेटमेंट 1 गलत है। ठीक है, देखिए दो क्या है कि ये डार्विन का सिद्धांत है। ठीक है, ये डार्विन का सिद्धांत है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, और ये भी जो है ये भी उसी पर आधारित है, तो ये भी डार्विन का हो जाएगा। तो ये भी स्टेटमेंट लैमार्क का नहीं है। ठीक है, और ये भी जो है ये तो देखिए पहले पढ़ते हैं उसके बाद समझिए। बीजमान इस वाद के प्रबलतम आलोचक थे। ठीक है, जो कि ये गलत है। सबसे पहले तो यहीं पर गलत हो गया, तो यानी कि स्टेटमेंट नंबर 3 भी गलत है। तो यानी कि इसमें तीनों गलत है, यानी कि ऑप्शन है, सॉरी ये तीनों तो जो है ये तो डार्विन ये इनका ही है, लैमार्कवाद का ही है। तो असत्य को चुनना था, तो इनमें से कोई नहीं, तीनों सही था। ठीक है, तो यानी कि तीनों तो उन्हीं का था, सॉरी थोड़ा पढ़ने में मिस्टेक हुआ। चलिए 29 नंबर प्रश्न देखिए, 29 नंबर। ठीक है, 29 नंबर है कि एक विकास खंड पूर्व पंचायत समिति होती है, तो ये क्या होती है। तो देखिए यह प्रशासकीय अधिकरण होता है। तो ऑप्शन है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 30 देखते हैं कि किस संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा का कार्यकाल 6 से घटाकर 5 वर्ष कर दिया है। तो 44वां संविधान संशोधन के तहत ये किया गया था। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अब देखिए प्रश्न नंबर 31 है कि योजना आयोग के उपाध्यक्ष को भारत सरकार की सरकारी वरीयता क्रम में महत्व का दर्जा दिया जाता है। तो किसके महत्व का, तो भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान। तो ऑप्शन ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 32 देखते हैं कि प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब हुआ था। तो प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन 1953 में हुआ था, 1953 में। 33 नंबर प्रश्न देखते हैं कि किसी क्षेत्र को अनुसूचित और जनजाति, ठीक है, क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसको है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति को। अब प्रश्न नंबर 34 देखते हैं। प्रश्न नंबर 34 बताना है कि इसमें जो पर्वत है और उनका मिलान। प्रश्न नंबर जो 34 इसमें बताना है पर्वत और मिलान। तो देखिए अल्पेशियन जो पर्वत हो जाएगा ये उत्तरी अमेरिका में है, उत्तरी
अमेरिका में, जो कि गलत है, पहला तो गलत हो गया। दूसरा क्या है कि डेक्रेन्स वर्ग पर्वत, तो ये हो जाएगा अफ्रीका में, ये हो जाएगा अफ्रीका में, ठीक है। और ये तो सबको पता होगा, आल्प्स पर्वत यूरोप में, ठीक है। तो तीनों गलत है, यानी कि कोई भी सही तो नहीं है, तो ऑप्शन डी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा, तीनों गलत है। अब प्रश्न नंबर 35 देखते हैं कि दल बदल विरोधी अधिनियम के अंतर्गत भारतीय संविधान में किसी सदस्य की अयोग्यता अथवा योग्यता पर निर्णय करने का अधिकार किसको है, दल बदल में, ठीक है। तो देखिए दल बदल होगा तो उसी जो सदन होगा उसका सभापति या अध्यक्ष इसका निर्णय करते हैं, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 35 है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी की स्थापना कब हुआ था, तो 1999। चलिए अगला देखते हैं कि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन किसी परिस्थिति में अधिकतम कितनी अवधि के लिए तक लागू हो सकता है, तो मतलब राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितना समय तक रह सकता है, सिंपल ये बताइए, तो ऑप्शन बी हो जाएगा 3 वर्ष के लिए, ठीक है। अब 38 नंबर प्रश्न देखते हैं। 38 नंबर प्रश्न है कि निम्न कथन पर विचार कीजिए और सही कथन को बताइए, सही को बताना है, ठीक है। तो देखिए आर्कटिक महासागर जो है वो बेरिंग जल संधि के माध्यम से प्रशांत महासागर से जुड़ा हुआ है, तो बिल्कुल ये तो सही है। अगला क्या कि हिंद महासागर लगभग त्रिभुजाकार है, बिल्कुल सही है, और प्रशांत महासागर विरत्ताकार है, यानी कि दोनों सही है, स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों सही, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 39 देखते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व भारतीय संविधान में कनाडा के संविधान से प्रेरित होकर नहीं लिया गया है, मतलब कि कनाडा के संविधान से नहीं लिया गया, सिंपली कौन सा बताइए। तो देखिए उच्चतम न्यायालय के परामर्शी क्षेत्राधिकारी ये जो है यूएसए से लिया गया है, तो याद रखिएगा ऑप्शन यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, बाकी इसमें से तीनों जो है कनाडा से लिया गया। चलिए अगला देखते हैं 40 नंबर प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। और दोस्तों अगर यहाँ तक आ गए हैं तो बताइए कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। 1 मिनट इसमें ऊपर देखिए थोड़ा सा ऑप्शन डी नहीं ध्यान दीजिए, ऑप्शन डी में समवर्ती सूची की व्यवस्था है, तो देखिए समवर्ती सूची तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो इसको आप लोग सुधार कर लीजिएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 40 नंबर प्रश्न देखते हैं कि अशोक के समकालीन तुर्गम कहाँ का राजा था, तो तुर्गम जो था मिस्र का राजा था, ऑप्शन बी हो जाएगा। तुर्गम कहाँ का राजा था, तुर्मय, ठीक है, तुर्मय कहाँ का, मिस्र का। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित राजवंशों पर विचार कीजिए, मतलब पहले कौन है उसके बाद कौन है ये बताना है, ठीक है, और सही क्रम में बताना है, मतलब वही बात है। तो देखिए सबसे पहले इसमें अगर बात किया जाए तो शुंग आए थे, फिर उसके बाद सातवाहन आए थे, आप लोग नीचे मिलाते रहिए, तो 3 और बाद 1, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर हम 42 देखते हैं। प्रश्न नंबर 42 है कि भारतीय वरीयता क्रम प्रोटोकॉल के अनुसार निम्नलिखित संवैधानिक पदाधिकारियों में सबसे पहले किसका वरीयता है, इसी में बताना है, सबसे पहले इसमें कौन आ जाएंगे, ठीक है। तो देखिए भूतपूर्व राष्ट्रपति अगर देखा जाए तो इन लोग से पहले, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब प्रश्न नंबर 43 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। 43 है कि राष्ट्रीय आय के संदर्भ में निम्न विचार पर कथन कीजिए, बताना है, ठीक है। देखिए किसी भी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं का मूल्य राष्ट्रीय आय कहलाता है, जो कि बिल्कुल सही है, ठीक है। देखिए अमर्त्य सेन को राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता माना जाता है, पीसी महालनोबिस को माना जाता है, ठीक है, अमर्त्य सेन को नहीं, और इसमें भी पीसी महालनोबिस हो जाएगा, ठीक है। तो 2 और 3 गलत है, यानी कि केवल 1 सही है, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसका आप 44 नंबर खुद से बनाइए, ठीक है, आपका ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 45 बनाइए, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 46 भी आप लोग खुद से बनाइए, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, बहुत आसान है, तुरंत बन जाएगा। 47 नंबर प्रश्न है कि बिहार के किस अस्पताल ने आधुनिक
फेमटो लेजर मशीन का उपयोग करके जटिल मोतियाबिंद सर्जरी शुरू किया है? तो ये IGIMS पटना, ऑप्शन सी हो जाएगा IGIMS पटना में। ठीक है, 48 नंबर प्रश्न देखते हैं कि COP30 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ब्राज़ील में। कहाँ? ब्राज़ील में। 49 नंबर प्रश्न है, स्टेटमेंट बेस्ड प्रश्न ध्यान दीजिएगा, ठीक है, इसलिए पहले हम नीचे देख लेते हैं। चलिए, प्रश्न नंबर 49 है कि 26 जनवरी 2024 को 75वें गणतंत्र दिवस के संदर्भ बताना है कि थीम जो है विकसित भारत और भारत का लोकतंत्र मातृत्व, जो कि बिल्कुल सही है। मुख्य अतिथि के तौर पर फ्रांस के राष्ट्रपति जी आए थे, ये भी सही है, मतलब दूसरा भी। और तीसरा क्या है कि सर्वश्रेष्ठ झांकी जो है भारत लोकतंत्र जानकी विषय पर आधारित, ये भी सही है। और अगला क्या है कि राज्य का सर्वश्रेष्ठ झांकी जो है उत्तर प्रदेश को नहीं मिला था। तो 1, 2, 3 ऑप्शन यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब 50 नंबर प्रश्न देखते हैं कि लॉर्ड वेलेस्ली का सहयोग संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा कौन था? तो लॉर्ड वेलेस्ली का जो सहायक संधि था उसको सबसे पहले बाजीराव द्वितीय ने इसको सहायक संधि में माना था, स्वीकार किया था। तो ऑप्शन यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। 51 नंबर प्रश्न है कि राज हड़प नीति के अंतर्गत भारतीय राज्य कब्जा किए गए थे, कौन कौन राज्य कब्जा किए गए थे ये बताना है। ठीक है, तो हो जाएगा आपका इसमें अगर देखा जाए तो झांसी, नागपुर और सतारा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। 52 नंबर प्रश्न, ये प्रश्न है कि नमक सत्याग्रह कब प्रारंभ हुआ? तो देखिए, नमक सत्याग्रह जो प्रारंभ हुआ था वो 1930 में और ये 24 मार्च से स्टार्ट हुआ था, यह भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 53 नंबर कि 1904 में एक क्रांतिकारी संगठन था अभिनव भारत, उसका गठन किसने किया था? ठीक है, तो अभिनव भारत का गठन BD सावरकर ने किए थे, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर हम 54 पे आ गए हैं और इसको ध्यान दीजिएगा। 54 है कि बताना कौन सा सही है। देखिए, प्रसिद्ध लेखिका और परोपकारी सुधा मूर्ति को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया, बिल्कुल सही, ऑप्शन ए है, सही है। और इन्हें पद्म भूषण नहीं मिला है 2024 में, तो ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, केवल एक ही सही था इसमें, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं कि रेनेसां आंदोलन का शुरुआत कहाँ हुआ था? रेनेसां आंदोलन का शुरुआत कहाँ हुआ था? तो लिख लीजिएगा, रेनेसां आंदोलन इंपॉर्टेंट है, इटली। ठीक है, बहुत लोग को पता नहीं होगा। 56 में प्रश्न है, 56 नंबर की इंटरनेट और फैक्स के माध्यम से वस्तुओं के क्रय विक्रय के लिए उपलब्ध सुविधा के नाम क्या है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर देखा जाए तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ई कॉमर्स। ठीक है, ई कॉमर्स। अब प्रश्न नंबर 57, ठीक है, 57 है कि राष्ट्रीय आय निकालने के लिए NP में से किसे घटाया जाता है? तो इसे अप्रत्यक्ष कर को इसमें से घटा दिया जाता है, याद रखिएगा, इनडायरेक्ट जो टैक्स होता है उसको घटा दिया जाता है, तो ऑप्शन ए ही इसका राइट आंसर है। अब 58 नंबर प्रश्न है कि भारतीय रुपये का पहला बार अवमूल्यन मतलब कि चेंजीकरण हुआ था, इसका कब किया गया था, मतलब कब हुआ था ये बताइए सबसे पहली बार? तो 1949 में, ऑप्शन ए हुआ था। अभी तक 3 बार हो चुका है, ये भी याद रखिएगा। 59 प्रश्न है कि भारत में प्रथम खनिज नीति कब अपनाई गई थी? भारत में पहली बार खनिज नीति कब अपनाई गई थी? तो देखिए, इसमें तो अगर देखा जाए तो कोई नहीं हो जाएगा, हालांकि हम आपको आंसर इसका बताते हैं, राइट आंसर 1993, तो सर डाउट था लेकिन सही है 1993। चलिए, इसका राइट आंसर तो ऑप्शन डी हो जाएगा, कोई नहीं। चलिए अगला देखते हैं 60 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा एक परंपरागत ऊर्जा स्रोत नहीं है? परंपरागत ऊर्जा स्रोत नहीं है, तो सौर ऊर्जा हो जाएगा इसमें, ऑप्शन ए हो जाएगा। 61 नंबर प्रश्न है कि कुडानकुलम परियोजना किस राज्य में है? कुडानकुलम किस परियोजना किस राज्य में है? तो तमिलनाडु में हो जाएगा, कुडानकुलम तमिलनाडु में, ऑप्शन ए है। 62 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा बागवानी से संबंधित है? तो देखिए, बागवानी से संबंधित कौन सा है ये बताना है, सिंपल प्रश्न है।
ठीक है, जो कोई अति नहीं, तो स्वर्ण क्रांति ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑपरेशन फ्लड, मिल्क, दूध से संबंधित, हरित क्रांति, खाद्यान्न उत्पादन। ठीक है, चलिए अगला बढ़ते हैं कि जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह जो हो जाएगा आपका वो मुंबई में हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 64 है कि गरीबी निर्धारण, ठीक है, गरीबी रेखा निर्धारण है तो ग्रामीण क्षेत्र के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन न्यूनतम कितनी कैलोरी निर्धारित की गई है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर देखा जाए तो ऑप्शन बी हो जाएगा 2400 कैलोरी, ऑप्शन बी के 2400 कैलोरी। अब देखिए 65 नंबर प्रश्न है कि गरीबी के दुष्चक्र की अवधारणा किसने दी थी। गरीबी के दुष्चक्र की अवधारणा किसने दी थी। ठीक है, तो रागनर नरकस ने दिया था, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। देखिए छ किससे बोल रहे हैं, बोल के देखिए छ तालु, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। 67 नंबर प्रश्न है कि पशुपालन एवं मत्स्य पालन, पशुपालन मत्स्य पालन किस क्षेत्र के अंग है। ठीक है, पशुपालन मत्स्य पालन सब हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र, ऑप्शन ए। प्राथमिक क्षेत्र को रेड कॉलर बोलते हैं, यह भी याद रखिएगा, रेड कॉलर। द्वितीय क्षेत्र को क्या होता है, द्वितीय क्षेत्र को हम लोग ब्लू कॉलर बोलते हैं, तृतीय क्षेत्र को व्हाइट कॉलर बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए 68 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या होता है, जो कि भारत है, जिसमें निजी भी हो जाएगा और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों प्लस हो जाएंगे, तो इसी को कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, अब देखिए 69 नंबर प्रश्न है, जो कि ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब इकोनॉमी से क्वेश्चन ज़्यादा होने वाला है, मतलब कि आता है एग्जाम में भी, तो इस पर आप लोग ध्यान दीजिए। प्रश्न है कि निम्न में से किस विधि के अंतर्गत उत्पादित अंतिम वस्तु के मूल्य को जोड़कर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। ठीक है, तो किसको जोड़कर, तो ऑप्शन सी हो जाएगा मूल्य वर्धित, वैल्यू एडेड मेथड से। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 70, फिनिक्स फॉर्म कहाँ है। फिनिक्स फॉर्म जो कि गांधी जी ने इसका स्थापना किया था, कहाँ है, डरबन में। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। 71 नंबर स्वयं बनाइए, इसका राइट आंसर बता देते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा। 72 नंबर भी का आंसर आप लोग बता देना है, 44%, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। 73 नंबर देखिए क्या है कि विश्व को दबाव समूह और हित समूह किस राष्ट्र की देन है। देखिए दबाव समूह हित समूह किस देश की देन है, तो ऑप्शन डी भारत। प्रश्न नंबर 74 इंपॉर्टेंट है कि भारत के प्रादेशिक जल सीमा, ठीक है, समुद्री तट से कितनी किलो समुद्री मील की दूरी पर है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा 200 नॉटिकल मील, ऑप्शन सी 200 नॉटिकल मील। 75 नंबर प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भारत का एकमात्र बैरन ज्वालामुखी किस द्वीप पर है, तो बैरन हो जाएगा अंडमान निकोबार, ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न है कि हिमालय श्रेणी के क्षेत्र में मिलने वाली संकीर्ण तथा अनुदैर्घ्य यानी कि लंबी धारियों को किस नाम से जाना जाता है, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा दून, ऑप्शन ए दून। 77 नंबर प्रश्न है कि निम्न दर्रा में से किससे होकर लेह जाने का रास्ता है। लेह जाने का रास्ता किससे, याद रखिएगा, लेह जाने का रास्ता जोजिला, ले जाने का रास्ता किससे है, जोजिला से। इसका ऑप्शन आप लोग खुद से बनाइए, ठीक है, इंग्लिश हमें उतना नहीं आता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, देखिए 79 नंबर प्रश्न है कि वाटर पोलो के खिलाड़ी की संख्या कितनी है, वाटर पोलो, ठीक है, तो आप लोग लगाइए वाटर पोलो की संख्या हो जाएगा ऑप्शन बी 7। 7 और किस में है, कबड्डी में 7 है। ठीक है, कबड्डी में भी तो 7 ही है। देखिए बेसबॉल में कितना हो जाएगा, ऐसे ही याद रखेंगे, बेसबॉल में हो जाएगा 9, किस में है, बेसबॉल में है। ठीक है, बेसबॉल 9। अगर 3 सिर्फ पूछ रहा है तो 3 तो ऐसे किसी में नहीं है, लेकिन 3 + 1 यानी कि 4 अगर पूछता तो 4 किस में हो जाता, 4 हो जाता पोलो में। ठीक है, 11 तो किस में, 11 तो फुटबॉल में, 11 क्रिकेट में, 11 हॉकी में है। ठीक है, 15 किस में है, रग्बी फुटबॉल, 15 रग्बी फुटबॉल। कबड्डी में कितना है, 7। नेटबॉल में 7। ठीक है, कबड्डी नेटबॉल में 7, वाटर पोलो 7, ये सब याद रखिएगा। ठीक है, 6 किस में है, 6 होता है वॉलीबॉल में, 6 किस में है, वॉलीबॉल, 6 वॉलीबॉल। ठीक है, और जिम्नास्टिक में कितना होता है, 8, जिम्नास्टिक में 8,
और तो कुछ उतना याद नहीं आ रहा है, आएगा तो बोलेंगे, ठीक है। तो इतना आप लोग कम से कम याद रखिएगा। टेबल टेनिस में 1 2 दोनों होता है, ये भी याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 80 है, ठीक है। 80 क्या है कि निम्न में से सबसे भारी धातु कौन है? सबसे भारी धातु कौन है? तो देखिए सबसे भारी धातु अब इसमें हो जाएगा ऑप्शन के अनुसार चांदी, सोना, ठीक है। आगे देखिए पारा, प्लेटिनियम, तो इसमें तो प्लेटिनियम हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 81 इंपॉर्टेंट है। 81 है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है? तो CaSO4 हाफ H2O, ऑप्शन सी, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 38 है कि आयोडीनीकृत लवण में रहता है, आयोडीनीकृत लवण में क्या रहता है ये बताना है, ठीक है। तो देखिए आयोडीनीकृत लवण में पोटेशियम आयोडाइड हो जाएगा, ऑप्शन डी पोटेशियम आयोडाइड। 83 नंबर प्रश्न है कि खनिज यानी कि मिनरल क्या है? खनिज यानी कि मिनरल क्या है, ठीक है। तो ये अकार्बनिक ठोस है, ऑप्शन सी हो जाएगा अकार्बनिक ठोस। 84 नंबर प्रश्न है कि लोकू त्योहार, देखिए इंपॉर्टेंट त्योहार है, इसको लिख लीजिए कहीं, ठीक है। तो लोकू त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तो देखिए लोकू त्योहार कहाँ मनाया जाता है, लिख लीजिए आप लोग, आने वाला प्रश्न है अरुणाचल प्रदेश, लोकू त्योहार अरुणाचल प्रदेश। अब प्रश्न नंबर हम 85 देखते हैं। देखिए पढ़ने में काम आने वाले ग्लास लेंस किस प्रकार की लेंस से बनती है? तो देखिए पढ़ना है यानी कि नज़दीक को देखना है, तो नज़दीक को नहीं दिख रहा है यानी कि दूर दृष्टि दोष है। यहाँ दोष कौन सा आ गया? दूर, ठीक है। अब दूर में किसका उपयोग हम लोग करेंगे? उत्तल का करेंगे, सिंपल बात है, तो उत्तल हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 86, इसको आप लोग खुद से बनाइए, वैल्यू पर बनता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बन जाएगा आसानी प्रश्न, ठीक है। अर्जेंटीना की राजधानी कहाँ है? अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स, ऑप्शन बी हो जाएगा ब्यूनस आयर्स। प्रश्न नंबर 88 इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आता है तो निम्न में से कौन सा परिवर्तन नहीं होता है? तो देखिए प्रकाश में एक ऐसी घटना है जो कभी परिवर्तित नहीं होता, वो है आवृत्ति। क्या है उसका? आवृत्ति, कभी परिवर्तन नहीं होता है, तो ऑप्शन सी ही इसका राइट आंसर है। 89 है कि विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? विद्युत शक्ति पूछ रहा है, विद्युत शक्ति की इकाई क्या है, ठीक है। तो वाट, एम्पियर ये पता होगा विद्युत धारा की, ठीक है। प्रश्न नंबर 90, टेलीस्कोप का खोज किसने किया था? टेलीस्कोप गैलीलियो, टेलीस्कोप गैलीलियो, टेलीस्कोप गैलीलियो। 91 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन नहीं है? कौन सा कार्बन नहीं ये बताना है, ठीक है। तो देखिए इनमें सब सारा तो कार्बन का ही है, ठीक है। हीरा, ग्रेफाइट, कोयला सब तो कार्बन है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। अब प्रश्न नंबर 92 देखते हैं कि वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है, वो उस धातु क्या है? कौन सी धातु के ऊपर, ठीक है। तो आप लोग बताइए, तांबा के ऊपर, ऑप्शन ए हो जाएगा तांबा। अब प्रश्न नंबर 93 है कि किस बैंक ने SME डिजिटल बिजनेस लोन लॉन्च किया है? SME डिजिटल बिजनेस, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। 94 नंबर प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि लाहो नृत्य किस राष्ट्र में? तो लाहो हो जाएगा लाहो मेघालय, लाहो किससे संबंधित है? मेघालय से, याद रखिएगा लाहो मेघालय। प्रश्न नंबर देखिए इंपॉर्टेंट है, और क्या इसमें लगाना है? इसमें सुमेलित करना है। तो देखिए 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस, बिल्कुल सही है, सामने सामने मिल रहा है। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी, बिल्कुल सही है। 4 फरवरी विश्व कैंसर और 16 मार्च टीका, 1 2 3 4, जो इसमें आप लोग लगा लीजिए 1 2 3 4, इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या क्या है? N96 है, और क्या है कि NEFT, ठीक है। क्या है NEFT? क्या है? सिंपल पूछा कि NEFT क्या है? तो यह एक फंड ट्रांसफर की एक प्रणाली है, फंड ट्रांसफर की एक प्रणाली, ऑप्शन बी। 97 नंबर प्रश्न है कि 76वां फिल्म फेयर पुरस्कार समारोह में किस फिल्म में सबसे अधिक पुरस्कार जीता है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा रॉकी और रानी की प्रेम कहानी। अब प्रश्न नंबर 98, ठीक है, कि प्रोब 3 मिशन को इसरो किस प्रकार के रॉकेट से लॉन्च कर रहा है? प्रोब 3 को, ठीक है। तो इसको देखिए PSLV C59, ऑप्शन बी हो जाएगा।
99 नंबर प्रश्न है कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी। तो देखिए नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 में हुआ था। कब हुआ था? 1900। रविन्द्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के लिए 1911 में मिला था। सीवी रमन को 1930 में मिला था, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, इन दोनों का पूछा जाता है। अब प्रश्न नंबर 100 लास्ट प्रश्न है। ठीक है, और यहाँ तक आ ही गए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को भी दबाइए। ठीक है, सब्सक्राइब करने के बाद ठीक है घंटा आएगा, उसको आप लोग दबा लीजिएगा। नोटिफिकेशन, मेरा चैनल अभी न्यू है तो लेट से हो सकता है तो पहुँचे, इसलिए फट से आपके पास पहुँचेगा अगर बेल आइकन को दबा दीजिएगा तो। और अगर वीडियो को अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए अच्छा लगा। ठीक है, या जो भी प्रश्न है उसको कमेंट में कीजिए, और भी अपना ये जो वीडियो है उसको शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के पास। ठीक है, चलिए 100 नंबर प्रश्न पढ़ते हैं। देखिए, समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला देश दक्षिणी एशियाई कौन बना? पहला दक्षिणी एशियाई देश कौन बना है ये बताना है समलैंगिकता को। तो थाईलैंड ने दिया, ऑप्शन डी। किसने दिया था? थाईलैंड। तो यही था। कैसा लगा आप लोग जरूर बताइए। अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए, कमेंट भी कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर ही के जाइएगा। ठीक है, क्योंकि मेहनत करते हैं, वीडियो बनाते हैं, समय लगता है। तो अगला वीडियो में बहुत जल्द आ रहे हैं, इसलिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, बहुत जल्द मिलते हैं, तब तक के जय हिंद जय भारत।